मैं डॉक्टर वी.एल. मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए, पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे नेशनल पावर, मीनिंग एंड एलिमेंट्स, यानी राष्ट्रीय शक्ति के अर्थ एवं तत्व। आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, पिछले जो क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व हैं, इसमें पामर एंड परकिंस के अनुसार हमने कुछ गैर मानवीय और मानवीय तत्वों का वर्णन किया था, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने बोला कि किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति तभी मजबूत होगी जब वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होगा। भौगोलिक दृष्टि के अंतर्गत जैसे क्षेत्रफल है, विश्व के जो 10 बड़े राष्ट्र हैं जैसे रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अर्जेंटीना है, कजाकिस्तान है, सूडान। ये जो 10 बड़े देश हैं, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के आज सबसे बड़े देश, और इनमें ज़्यादातर देशों को छोड़कर भौगोलिक दृष्टि से रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, कजाकिस्तान है, ये विकसित राष्ट्रों के कारण। स्पष्ट कारण है इनकी जलवायु, इनकी स्थलाकृति और इनकी अवस्थिति यानी भूमध्य आधार पर ये एक अच्छी जगह बसे हुए हैं, जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों को और ये देश अंतर्राष्ट्रीय विश्व में एक शक्ति के रूप में उभरता है। उसके बाद में हमने चर्चा की प्राकृतिक संसाधन, कच्चा माल एवं प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत जिस देश में प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे वो देश विकसित होगा, उस देश के लोग आत्मनिर्भर होंगे, उस देश की प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी, और जहाँ खाद्य सामग्री और कच्चा माल वो एक दृष्टि से अगर जिस भी देश में खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में है, जनसंख्या के आधार पर या कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से प्राकृतिक दृष्टि भी, प्राकृतिक संसाधन भी किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। इसके बाद में है जनसंख्या। देखिए, कोई देश अंतर्राष्ट्रीय विश्व में शक्तिशाली या विकसित है या नहीं है, ये जनसंख्या पर। जैसे विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन है, परंतु सभी लोगों को वहाँ रोजगार, ज़्यादातर लोगों को रोजगार होता है। आज चाइना विश्व की एक महानतम शक्ति, दूसरी महानतम शक्ति के रूप में उभर गया। भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, परंतु पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास रोजगार नहीं है, अशिक्षापन है, पिछड़ापन है, बेरोजगारी है। तो जनसंख्या, जहाँ विकसित देशों में जनसंख्या अधिक है वहाँ पर्याप्त मात्रा में उनके पास संसाधन हैं, और विकासशील देश ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है परंतु प्राकृतिक उनको पर्याप्त रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं है, भूखमरी है, बीमारी है, अशिक्षा है, निर्धनता है, गरीबी है, पिछड़ापन है, इसलिए वो अपना विकास नहीं कर पाते। व्यक्ति आय बहुत कम है संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में, और अफ्रीका और एशिया के विकासशील राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय जनसंख्या ज़्यादा है, प्रति उत्पादन की क्षमता बहुत कम। तो ये भी एक तरह से किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति में महत्वपूर्ण योगदान। अब थी तकनीकी, टेक्नोलॉजी। देखिए, किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति में तकनीकी दृष्टि से कितना शक्तिशाली है, कितना ज़्यादा। जिस देश में विश्व, देखिए ज़्यादातर देखिए यूरोप के जितने भी देश हैं जो विकासशील देश है, टेक्नोलॉजी दृष्टि से एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के देशों से बहुत अधिक आगे हैं। आज हम लोग गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन की बातें करते हैं जिसमें 120-22 देश हैं, पर तकनीकी दृष्टि से बहुत पीछे हैं। आज जो देश, यूरोप के बहुत से देश हैं जो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटे हैं, तकनीकी दृष्टि तो चाहे सैनिक तकनीक हो, चाहे औद्योगिक तकनीक हो, चाहे संचार। विकासशील देशों में सैनिक तकनीक में बहुत पिछड़े। हमें जितने भी जो अत्याधिक हथियार लेने हों, सेना के लिए लेने हैं, देश की सुरक्षा के लेने हैं, तो विकसित देशों से खरीदना, चाहे तो फ्रांस हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो। यानी हमें हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में नए हेलीकॉप्टर सुविधा है, नए पनडुब्बी हैं, नए जेट विमान हैं, जो दूर तक मार करने वाले जो साधन हैं वो हमारे यहाँ नहीं है, तो हमें इन दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। तो तकनीकी, चाहे सैनिक, औद्योगिक तकनीक, देखिए उद्योग जितनी भी जो विदेशी कंपनियां हैं, ये बाहर के देश, चाहे जर्मनी हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ब्राज़ील हो, आज हमारे देश में
क्योंकि हमारे पास इतने रोजगार के इतने साधन नहीं उपलब्ध है। तो तकनीकी भी किसी देश की, चाहे सैनिक तकनीक हो, चाहे औद्योगिक, चाहे संचार तकनीकी हो, टेक्नोलॉजी हो, वो भी किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। तो पामर एंड परकिंस ने जो राष्ट्रीय शक्ति की जो गैर मानवीय और मानवीय तत्वों का जो उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत भौगोलिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से, और इसका सारांश ये निकला है कि एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देश चाहे भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से बहुत पीछे हैं। और यूरोप कंट्रीज़ के जो देश हैं, यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं, आज विकसित हैं और सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार मिलता है। सभी देशों को, सभी लोगों को वहाँ सुविधाएँ उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व अर्थव्यवस्था में भी एक आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। विकासशील देशों की जो मुद्रा है वो अंतर्राष्ट्रीय विश्व में उनकी इतनी अधिक मात्रा नहीं मिलती जितनी कि विकसित राष्ट्रों की मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से राष्ट्रीय शक्ति की महत्वपूर्ण तत्व है। अगला पॉइंट है विचारधारा, आइडियोलॉजी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में दो तरह की आइडियोलॉजी चली थी 1945 से लेकर 1989। एक पूंजीवादी विचारधारा, दूसरी साम्यवादी। पूंजीवादी विचारधारा का जो समर्थन करने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और यूरोप के अन्य कंट्री। साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ, जिसमें 1 अक्टूबर 1949 में चाइना में साम्यवादी शासन की स्थापना। इन साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में पूंजीवादी शासन समाप्त होना चाहिए और समाज के सभी लोगों को एक तरह से समाज का जो विशेषकर सर्वहारा वर्ग, जिसमें किसान है, मजदूर है, शिल्पकार है, मध्यम श्रेणी के वर्ग के पास में राजनीतिक सत्ता होनी चाहिए। पूंजीवादी विचारधारा कि पूंजीपतियों का शासन होना चाहिए। तो इन विचारधाराओं की लड़ाई में अब रही हमारी एशिया अफ्रीका। देखिए, हम न पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं और न ही हम साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। हमारी आइडियोलॉजी है, दोनों विचारधाराओं का सम्मिश्रण है। हम चाहते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से समाज के गरीब तबके का विकास हो, परंतु देखा ये गया है कि देखिए ज़्यादातर पूंजीपति लोग ही राजनीति में आने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए विचारधारा, किसी देश की भी जो विचारधारा, अमेरिका की विचारधारा आज पूंजीवादी विचारधारा है। उनका जो सोच है वो पूंजीपतियों के विशेष है। और इस विचारधारा की लड़ाई में 1945 से लेकर 1989 तक विश्व, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में शीत युद्ध की कंडीशन रही, सिर्फ विचारधाराओं के आधार पर। हालांकि दोनों महानतम शक्तियों के बीच में कभी भी युद्ध की स्थिति नहीं बनी, परंतु युद्ध कभी भी असर, जैसे क्यूबा संकट है। क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका के निकट एक टापू था और जहाँ 1958 में डॉक्टर फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना की गई और जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका ने विरोध किया। और 22 अक्टूबर 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी द्वारा सोवियत संघ के नेता गोर्बाचेव को चैलेंज कर दिया गया था कि या तो क्यूबा से अपनी सेना हटा लीजिए वरना युद्ध के लिए तैयार। मान लीजिए कैनेडी ने एक दूरदर्शिता का, गोर्बाचेव ने एक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए वहाँ से अपनी सेना हटा ली और एक युद्ध की परिस्थिति थी जो नहीं हुआ। तो ये नहीं हम कह सकते हैं क्यूबा जैसी घटनाएं अगर अंतर्राष्ट्रीय विश्व, निश्चित रूप से तीसरा विश्व युद्ध होता तो विचारधाराओं की लड़ाई थी। शीत युद्ध का जो काल चला 1945 से लेकर 1959 तक, ये विचारधाराओं, पूंजीवाद और साम्यवाद की विचारधारा। रही बात एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका जो नव स्वतंत्र विकास है, उनकी अपनी विचारधारा है। उन्हें पूंजीवाद का समर्थन करना चाह रहे हैं, नहीं साम्यवाद का समर्थन करना चाह रहे हैं। वो अपनी विचारधारा के आधार पर अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने में विश्वास करते हैं। उनकी स्वतंत्रता, वो अपने देश के स्वतंत्र, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जाति विभेद, रंग भेद की नीति का विरोध करते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्रता से काफ़ी दिन बाद में स्वतंत्र देखा गया। हमारे ऊपर भी कम से कम भारत जैसे देश पे भी इंग्लैंड का 150-60 साल तक शासन रहा है। तो यानी कि एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए न किसी साम्यवादी विचारधारा का समर्थन किया, न पूंजीवाद का समर्थन किया। इन्होंने वो अपनी विचारधारा उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उस आधार पर विकास करके देश की स्वतंत्रता को, अपने राष्ट्र की सुरक्षा को, एकता और अखंडता को बनाए रखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय चरित्र। देखिए, हर राष्ट्र का अपना एक चरित्र होता है। जैसे हमारा उद्देश्य एक सहस्थित, शांतिपूर्ण और सहअस्तित्व की नीति कि हर राष्ट्र में एक धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चरित्र का विकास होना चाहिए, लोगों के चरित्र, उनका शिक्षा,
पिछड़ा, उनमें एक चारित्रिक विकास होना चाहिए। जब तक किसी देश में चारित्रिक विकास नहीं होगा वो देश पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्रीय चरित्र का होना, उस राष्ट्र का एक चरित्र होना चाहिए, उसके एक सिद्धांत होने चाहिए, उसकी अपनी एक नीति होनी चाहिए। ये नहीं कि वो दोहरी नीति के आधार पर काम करें। जैसे हमारी नीति ये है कि हमारा चरित्र ये है कि हम किसी साम्यवादी या पूंजीवादी या साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं करते हैं। राष्ट्रीय मनोबल, राष्ट्र में एक आत्मविश्वास होना चाहिए जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय चरित्र भी होना चाहिए, संस्कृति भी होनी चाहिए, लोकप्रिय नेतृत्व भी होना चाहिए, सुयोग्य सरकार भी होनी चाहिए और परिस्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय मनोबल किसी भी राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक किसी राष्ट्र में मनोबल नहीं होगा वो अपना विकास नहीं कर सकता। वहाँ के लोगों में मनोबल होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए और उसके लिए उनको प्रयत्न करना चाहिए। आज अमेरिका के आत्मविश्वास मनोबल के कारण आज अमेरिका विश्व की एक महानतम शक्ति करी। तो ये कुछ चीज़ थी। आज का हमारा टॉपिक था राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर, मीनिंग एंड एलिमेंट्स, जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। अगली क्लास में कल हम चर्चा